वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। राइबोसोम को सेल्यूलर ऑर्गेनल नहीं माना जाता है, इसको एक पार्टिकल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको एक पार्टिकल? इसको ऑर्गेनल का नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ऑर्गेनल को डिफाइन करने के लिए उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी होता है, लेकिन राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम वो पार्टिकल हैं, वो मैक्रोमोलिक्यूल हैं या मैक्रोमोलिकुलर मशीन हैं जो प्रोटीन को बनाने में काम आती हैं। ठीक है, ये जो मशीन होती है वो कई सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स और कई टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तकरीबन 50 से ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं और इनमें 3-4 से ज़्यादा आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम को बनाने में काम आएंगे उनको हम आरएनए या राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ओवरऑल मॉलिकुलर मास है राइबोसोम का वो काफ़ी बड़ा होता है, 2.5 मेगा डाल्टन से भी ज़्यादा। मेगा का मतलब 10⁶। ठीक है, तो 225 इंटू 10⁵ डाल्टन इतना मॉलिकुलर मास है, मतलब काफ़ी बड़ा मैक्रोमोलिकुलर सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर है ये। बेसिकली दो मेजर पार्ट होते हैं इनके, सब असेंबलीज होती है राइबोसोम की, जिनको हम सब यूनिट्स बोल दिया करते हैं। इन दोनों ही सब यूनिट में आरएनए और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है। जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो कि अलग अलग अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बना सके, और उस एक्टिविटी को या उस एंजाइमेटिक सेंटर को हम नाम देते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और इस पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज का जो काम है वो बड़ी सब यूनिट में इन्वॉल्व एक आरएनए के थ्रू होता है। अगर वो आरएनए आप म्यूटेट कर दें या हटा दें तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ओके, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसका मेजर काम ये होता है कि वो टीआरएनए को रिकग्नाइज करती है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? जो अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठाकर राइबोसोम तक लाए और प्रोटीन सिंथेसिस में उस अमाइनो एसिड को जोड़े। ठीक है, किसी भी टीआरएनए को जिसके पास अपना एक एंटीकोडोन होता है वो एमआरएनए के कोडोन के साथ मैच करके देखा जाता है। अगर वो मैच हो रहा है तो वो अपना अमाइनो एसिड राइबोसोम को इनकॉर्पोरेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में वो अमाइनो एसिड काम में आएगा। अगर एमआरएनए और टीआरएनए में कोडोन और एंटीकोडोन मिसमैच है तो राइबोसोम ऐसे टीआरएनए को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी उसके साथ आने वाले अमाइनो एसिड को भी वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में नहीं लेगा। ओके, जो लार्ज सब यूनिट होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है, इनका अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें तो ये बेसिकली सेडिमेंटेशन पर डिपेंडेंट है। सेडिमेंटेशन मतलब अगर जैसे सपोज कर लीजिए पानी के ग्लास में आप एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ऊपर रखते हैं और एक कंकड़ रखते हैं, तो जो भी पहले पहुंचेगा बॉटम में, जो भी पहले पहुंचेगा, जो सेडिमेंट करेगा, उसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होगा क्योंकि वो कम टाइम में नीचे पहुंच गया। और जो बाद में पहुंचेगा उसका सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कम होगा। तो क्योंकि सेडिमेंटेशन को पता लगाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूग मशीन, उस मशीन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उनके जो इन्वेंटर थे उस मशीन के, स्वेडबर्ग, उसी के नाम पर, उनके ऑनर में हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को
कैपिटल एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट के फॉर्म में हम देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसका एस वैल्यू ज़्यादा होगा वो लार्जर सब यूनिट है और जिसका एस वैल्यू कम होगा वो स्मॉलर सब यूनिट है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। लेकिन जब हम इसकी सब यूनिट के बारे में बात करते हैं तो 30s और 50s है। इसका मतलब ये तो तय है कि 30s और 50s दोनों को जोड़कर 70s तो नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो शेप पर भी डिपेंड करती है। अब ये जो बड़ी और जो छोटी सब यूनिट है ये आपस में नट बोल्ट की तरह आपस में फिक्स हो जाती हैं। एक में क्लैफ्ट होता है, एक में प्रोसेस होता है और उसकी तरह से ये फिक्स हो जाती हैं। इसलिए एग्जैक्टली एडिटिव इम्पैक्ट नहीं आता है और इन दोनों का आपस में कलेक्टिव होकर एक नई यूनिट बन जाती है जिसका शेप बदल गया है और इस वजह से ये 80s ना होकर 70s होता है। और यही थ्योरी आप यूकैरियोटिक राइबोसोम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80s राइबोसोम्स यूजुअली हुआ करते हैं जो उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। बड़े ध्यान रखने की बात यह है कि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स भी होंगे और 70s राइबोसोम्स भी होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोकैरियोट से डराइव हुई स्ट्रक्चर्स मानी जाती हैं। उनके पास अपने राइबोसोम्स हैं और वो राइबोसोम 70s राइबोसोम के इक्विवेलेंट हैं। अगर वो एग्जैक्टली 70s नहीं भी हैं तो 70s के आसपास हैं। और जो साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स हैं वो 80s होते हैं और उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो कैसी होंगी? 60s एंड 40s। अगेन उन दोनों को जोड़े तो 100 आ जाता है, लेकिन हम टोटल में क्या बात करते हैं? 80s। क्यों? क्योंकि शेप एंड साइज दोनों बातों पे निर्भर करता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, इसलिए ये एडिटिव नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 30 और 50s 70 क्यों नहीं होते, या 70 के टुकड़े 30 और 50 क्यों हैं, है ना? 80 के टुकड़े 40 और 60 क्यों हैं? तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो सब यूनिट्स हैं, जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है या जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, वो एडिटिव नहीं होता, इसको जोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि ये साइज के साथ साथ शेप पर भी डिपेंड करता है। ओके, अब जरा हम बात कर लेते हैं 80s राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। 80s राइबोसोम्स जो हैं इनकी 60s और 40s इनकी सब यूनिट्स है। मॉलिक्यूलर वेट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप जो याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। जो 60s सब यूनिट है यानी जो लार्जर सब यूनिट है, इसमें 3 rRNA होंगे, 20s rRNA, 5s rRNA और 5.8s rRNA, और तकरीबन 49 to 50 प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें ये जो 28s rRNA हैं, यही 28s rRNA पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज का काम करता है। अगर ये पेप्टाइड इस rRNA में कोई म्यूटेशन हो जाता है, कोई बदलाव हो जाता है या ये हटा दिया जाए तो फिर ये राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मतलब कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से 40s जो सब यूनिट है उसका बेसिक काम हुआ करता है mRNA और tRNA के साथ में असेंबल होना। इसमें भी एक टाइप का rRNA होगा 18s rRNA, और तकरीबन 33 to 35 प्रोटीन्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं। तो कुल मिला के राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स एक RNP है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसमें RNA और प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। ये आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यूकैरियोटिक मैमेलियन राइबोसोम को देखा है जिनमें प्रोटीन्स हैं,
कुछ प्रोटीन्स तकरीबन 33 प्रोटीन्स 18S rRNA के साथ में प्रॉपर असेंबल होकर 40S सब यूनिट बनाती हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 49 राइबोसोमल प्रोटीन्स 5S 5.8S एंड 28S rRNA के साथ में मिलकर 60S सब यूनिट बनाती हैं। और याद करिए हमने इनको देखा था कि ये सब यूनिट्स कहाँ बनती हैं। ये जो असेंबली हो रहा है rRNA का और प्रोटीन्स का, ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियोलस में होता है, जो कि न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बात करी थी। और वहाँ से ये दोनों जो सब यूनिट हैं ये बनकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होती हुई बाहर आएंगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा, तब ये प्रॉपर वे में mRNA और tRNA के साथ में असेंबल होंगी। अदरवाइज ये दोनों सब यूनिट अलग अलग ही रहती हैं। क्यों अलग अलग रहती है, क्यों साथ में हो जाती है? इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वजह है कि मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आयन ही ये डिसाइड करता है साइटोप्लाज्म में कि जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिटें अलग अलग रहेंगी या साथ में जुड़ेंगी। ओके, इसी तरीके से अब 70S राइबोसोम, इसमें बड़ी वाली सब यूनिट 5S और छोटी वाली 30S। बड़ी वाली सब यूनिट में 5S rRNA और 23S rRNA है, और तकरीबन 30 to 35 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। इसमें जो 23S rRNA है वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी रखता है। इसी तरीके से जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 16S rRNA, दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि 16S rRNA के पास में शाइन डलगर्नो सीक्वेंस होती है, और यही शाइन डलगर्नो सीक्वेंस है जिसकी वजह से mRNA आकर स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पर चिपक जाता है। यानी ये 16S rRNA mRNA की राइबोसोम के साथ असेंबली को डिटरमाइन करता है। अगर ये नहीं होगा तो mRNA यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, और आ ही नहीं पाएगा तो कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, और कि कौन सा अमीनो एसिड पहले आना चाहिए और कौन सा उसके साथ में जुड़ना चाहिए। यानी कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ओके, अगेन वही सारी बातें जैसा हमने यूकैरियोट्स के केस में देखा, वैसे ही आप प्रोकैरियोट के केस में देख लीजिए। यहाँ पे ये डायग्राम अपने आप में आपको सारी बातें समझा रहा है। अब बात करते हैं हम राइबोसोम साइकिल के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूजुअली जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट है वो अलग अलग रहती हैं। mRNA पर सबसे पहले कौन रिक्रूट होती है? स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। उसके साथ में यहाँ पे tRNA रिक्रूट हो जाएगा। फिर लार्जर सब यूनिट रिक्रूट हुई तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, और इस कॉम्प्लेक्स पर फिर अमीनो एसिड tRNA, यानी वो tRNA जिस पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, वैसे आते चले जाते हैं और पेप्टाइड चेन को बड़ा करते चले जाते हैं। जैसे ही mRNA में सिग्नल स्टॉप आएगा, उस स्टॉप सिग्नल को पहचानने वाला कोई भी tRNA नहीं है, इसलिए कोई tRNA आ नहीं पाता, और नहीं आने की वजह से कुछ टाइम बाद में राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाएंगी और प्रोटीन भी अलग हो जाएगा। फिर ये अलग हुई सब यूनिट वापस असेंबल होंगी और फिर किसी दूसरी प्रोटीन को बनाने में काम में आएंगी। ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम साइकिल। ओके, बहुत इत्मीनान से आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। इस सारी चीज़ों को हमें काम में लेना पड़ेगा ट्रांसलेशन के टाइम पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।